बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 36 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 36 का नाम है साइंटिफिक अप्रोचेस टू मेंटल हेल्थ अक्रॉस कल्चर्स। मतलब कि किस तरह से साइंटिफिक अप्रोचेस को लेकर मेंटल हेल्थ जो है डिफरेंट कल्चर्स में शामिल है, आपको लेसन नंबर 36 में बताया गया है। तो मॉड्यूल लेसन नंबर 36 में जो शामिल है 140 से लेकर 144 इसमें शामिल है मॉड्यूल। और लेसन बहुत ही इंटरेस्टेड है क्योंकि इसमें ना आपको स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत और साथ में मेंटल हेल्थ किस तरह से आपस में कंबाइन हो सकती है और डिफरेंट कल्चर्स किस तरह से कोरिलेट रखते हैं, आपको लेसन नंबर 36 में बताया गया है। तो लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, सिंपल सी सादा सी, उन साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स से जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के आगाज़ में मॉड्यूल 140 स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ के नाम से है। मतलब आपको ना इस मॉड्यूल के अंदर रूहानियत और मेंटल हेल्थ की साइंस क्या कहती है, आपको इस मॉड्यूल नंबर 140 में बताया गया है। मतलब 140 मॉड्यूल के अंदर बताया गया। आगाज़ में इस मॉड्यूल के फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि पिछली सदी के दौरान ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना साइकोलॉजिकल साइंस का डेवलपमेंट ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हुआ है जहां साइकोलॉजी और रिलीजियंस के दरमियान ना एक क्लियर सेपरेशंस थी। और इसी वजह से जब रिसर्चर्स स्पिरिचुअल इश्यूज को इंक्लूड करते हैं तो इनको ना मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी में ना रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये रिजेक्शन जो ही है वो यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड, कनाडा, रशिया और फ्रांस जैसे मुल्कों में भी देखी गई है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। मज़ीद आपको सेकंड पैराग्राफ में बताया गया कि ज़्यादातर ना प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और इनको ना स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट के बारे में ना या रिलीजियस बिलीव्स को काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में ना यूज़ करने के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होती। आजकल के साइकोलॉजिस्ट अभी ना स्पिरिचुअलिटी को समझने के शुरुआती स्टेजेस में हैं, जबकि ना ये स्पिरिचुअलिटी कई लोगों के लिए ना ट्रेडिशनल कल्चर्स में मोटिवेशन और रीजनिंग का जरिया भी होती है। लास्ट पैराग्राफ में आपको स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन बताएगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी की फील्ड में। तो आपको ये डेफिनेशंस लाजमी तौर पर याद रखनी चाहिए स्टूडेंट्स। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो नॉन मटेरियल मैटर से रिलेटेड है, ओके। और नॉन मटेरियल मैटर से रिलेटेड है जो फेथ, ट्रस्ट और होप से जुड़ी होती है। स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत किससे जुड़ी होती है? ईमान मतलब कि फेथ से, ट्रस्ट मतलब कि इतमाद से और होप मतलब उम्मीद से जुड़ी होती है। जबकि मटेरियल मैटर्स में वो चीज़ें आती हैं, मतलब कि जो मटेरियल मैटर्स हैं उनमें शामिल होता है ओनरशिप, पोसेशन के अकोमोलेशंस और कंपटीशन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो मटेरियल मैटर्स होते हैं, ओके। तो नॉन मटेरियल मैटर्स और मटेरियल मैटर्स का डिफ्रेंशिएट आप स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। द साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि ये स्पिरिचुअलिटी मैटर के मुकाबले में ना माइंड हैविंग के मुकाबले में बीइंग और फिजिकल एक्शंस के मुकाबले में मेंटल एफर्ट पर ज़्यादा फोकस करती है। लोग ना अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ डेवलप करते हैं कि ना एक स्पिरिचुअल इसेंस है जो पूरी कायनात में है, इंसानों में शामिल है, हर चीज़ में मौजूद है। रूहानियत, जितनी भी रूहानियत है हर एक इंसान के अंदर या जानदार के अंदर शामिल है। और ये सेंस मटेरियल एग्जिस्टेंस से पहले, बाद में और उससे भी आगे ना मौजूद है। साइकोलॉजिस्ट ना एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं
ताकि ना स्पिरिचुअलिटी और इसके ट्रीटमेंट्स और हेल्थ पर होने वाले असरात को ना समझ सके। साइकोलॉजिस्ट जो माइंड की पावर के बारे में सिर्फ स्पेकुलेशंस नहीं करते, आजकल ना साइंटिफिकली साउंड मेथड का यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते हैं। और एक टाइपिकल मेथडोलॉजी में ना दो ग्रुप्स सेलेक्ट किए जाते हैं। एक ग्रुप उन लोगों का होता है जो स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और अपने बिलीव्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, और ये प्रैक्टिस कल्चरल कंडीशंस और पॉपुलेशंस के करैक्टरिस्टिक्स पर ना डिपेंड करती है। कुछ लोग अपने गहरे बिलीव्स ही मतलब कि डीपली बिलीव्स को ना गॉड में दिखाते हैं, मतलब कि मुझे अल्लाह पर बहुत ज़्यादा ईमान है तो बहैसियत मुसलमान। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ अपनी प्रैक्टिसेस को, जैसे कि मैं 5 वक्त का नमाज़ी पढ़ूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, तो कुछ लोग ऐसे अपनी स्पिरिचुअलिटी को ना स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ओके, जैसे कि कुछ लोग ना रिलीजियस सर्विसेज अटेंड करते हैं, मतलब ये कि मस्जिद जाना, चर्च जाना और सिनेग्यू वगैरह पढ़ना। कुछ लोग ना रेगुलरली प्रेयर भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, जबकि ना कुछ लोग ना मेडिटेशंस करते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। ट्रांस और दूसरी एक्टिविटीज़ को एम्फेसाइज करते हैं जो स्पिरिचुअल पावर्स में इनके बिलीव्स जो है वो जाहिर होते हैं। लाइफ एंड डेथ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि इंसानी जिस्म की मौत को ना डिफाइन करने वाले क्राइटेरिया क्या हैं। मतलब कि आपसे सवाल पूछा गया, नंबर 1 पे जो सवाल पूछा गया वो कुछ इस तरह से है कि इंसानी जिस्म की मौत को ना डिफाइन करने वाले क्राइटेरिया क्या हैं। क्या सारी मूवमेंट्स का ना होना, जिस्म जो है वो सांस लेना भी शामिल है, जिसम में सांस लेना भी शामिल है। क्या हार्ट बीट का ना होना, क्या स्टिमुलेशन से का परमानेंट नॉन अटेंडेंस, क्या इन्वर्सिबल लॉस ऑफ कंसिक्वेंस कॉन्शियसनेस। हालांकि ना ये ऑन गोइंग और हीटेड डिबेट्स जो है वो होती हैं, ठीक है ना। हीटेड बना दिए कि गर्म जोशी वाली जो है ना बहस मुबासा होता है इस तरह के क्वेश्चंस पे, कि लाइफ कब शुरू होती है, क्या कंसेप्शंस पर या पेरेंटल डेवलपमेंट्स के किसी स्पेसिफिक स्टेजेस पर। लेकिन ना कुछ नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो डिफाइन करते हैं। अब ये जितने भी सवाल थे ना, इन सवालों का जवाब जो था वो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उस स्टैंडर्ड्स की फॉर्म में दिए गए हैं। अब कौन कौन सा पहला स्टैंडर्ड है? सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट का स्टैंडर्ड है, जो कि 1980 के शुरुआत में ना एक प्रेसिडेंशियल कमीशन और स्टेट कोर्ट्स ने ना ये कंसेंसस पर ना पूछने पर ना ये बताया था। मतलब ये कि ब्रेन डेथ ह्यूमन लाइफ के ना एंड सिग्नल होता है। मतलब कि जब भी इंसान मर चुका होगा ना, तो उसका वो मरना कंसिडर तब होगा जब वो उसका ब्रेन मुकम्मल डेड हो चुका हुआ। तो यूनाइटेड स्टेट का ये स्टैंडर्ड है। जबकि जापान में ना जापान में इसके बरक्स है, लेकिन ये बिलीफ ना ज़्यादा है कि सिर्फ ब्रेन ही नहीं है जो हमें ना इंसान बनाता है। मतलब कि जापानी स्टैंडर्ड के मुताबिक कि इंसान का ब्रेन नहीं है कि जो इंसान ही बनाए, बल्कि ना एक ब्रेन डेड शख्स भी ना जिंदा होता है जब तक ना उसके दिल का आखिरी धड़कन ना ख़त्म हो जाए। तो ये जापान का स्टैंडर्ड है कि दिल की आखिरी जो धड़कन है, अगर वो बरकरार है तो उसका मतलब वो इंसान अभी भी ज़िंदा है, मतलब कि वो इंसान मरा नहीं है, मुर्दा हालत में नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी दिल की धड़कन बंद हो गई है तो वो मर चुका हुआ है। तो ये जापानीज स्टैंडर्ड है। ओके, आगे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड बताए गए हैं। तो इसलिए ना ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट 1990 के एंड तक ना जापान में बैन थे, मतलब कि मुकम्मल बंद कर दिए गए थे, सिवाय कॉर्निया, किडनी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ना, जो ब्रेन डेड डोनर की ज़रूरत नहीं करते। लेकिन अब के वक्त में ना गवर्नमेंट्स की ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ना स्टैंड में ना कुछ चेंजेस आई हैं, लेकिन डोनर्स अभी भी ना कम है, क्योंकि ना जापानीज लोग ये बिलीव करते हैं कि जिस्म को ना इंटैक्ट रहना चाहिए ताकि वो आफ्टर लाइफ के ना सफ़र के लिए रेडी हो सके। इसके अलावा जापानीज लोग ना किसी और के जिस्म का हिस्सा ना अपने जिस्म में ना डालने को ना बहुत अनकंफर्टेबल समझते हैं, और इनके लिए ये कुछ इस तरह से है जैसे कि आप अगले की रूह ना अपने जिस्म में जो है वो दाखिल कर रहे हो, उस जिस्म का अगली की जिस्म की रूह का जो टुकड़ा है ना वो अपने जिस्म में दाखिल कर रहे हो। सपोज अगर मैंने किसी का दिल ट्रांसप्लांट करवा ली है तो अपने अंदर,
तो वो अगले के दिल की रूह का जो हिस्सा है ना वो मेरे अंदर आ गया। तो जापानीज लोग ना कुछ इस तरह से बिलीव रखते हैं। अच्छा, ये जो केस पॉइंट आपको दिया गया है एक आर्टिकल का, तो इसको आप जस्ट कैजुअल पढ़ लेना, पेपर पॉइंट व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको बताया गया है कि एक केस स्टडी में ना इस तरह से ये स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किया गया था। मॉड्यूल 141 ग्रुप डिस्कशंस के नाम से है। तो इसमें आपको बताया गया कि अप्लाइड साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के साथ ना एक ग्रुप डिस्कशंस हुई जो पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में मेंटल हेल्थ के परसेप्शंस पर थी, और इस डिस्कशंस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी जो देखना बहुत ज़रूरी है लर्निंग और इंटरेस्ट के लिए। इसलिए कोई रिटन कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, और ये आप रिकॉर्डिंग में भी आपको अवेलेबल हो, आपको मिल जाए इसी कोर्स के डाउनलोड सेक्शंस में शायद अवेलेबल हो, तो देन आप वॉच आउट कर लीजिएगा। मॉड्यूल 142 जो है वो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ अक्रॉस कल्चर्स के नाम से है। तो इसमें ना आपको बताया गया कि कल्चर ना एक ऐसा निज़ाम है जो किसी भी लोग या सोसाइटी के ना बीच आइडियाज, कस्टम्स और बिहेवियर्स का ना एक पैटर्न होता है। और ये डेफिनेशन जो है ना कल्चर्स की हर एक लेक्चर्स में ना आपको डिफरेंट तरीके से बताई गई है। तो इसमें बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई गई है कल्चर की, तो इसको आप इजीली अच्छे से रिमेंबर कर लें। पेपर पॉइंट भी से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी रियल लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। तो कल्चर एक ऐसा निज़ाम है जो किसी भी लोग या सोसाइटी के बीच आइडियाज़, कस्टम्स और बिहेवियर्स का एक पैटर्न होता है, और ये डायनेमिक होता है। कल्चर क्या होता है? डायनेमिक होता है, लेकिन स्टेबल भी रहता है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ उन एबिलिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है जो नॉर्मल से अलग होती हैं और जो सोसाइटीज़ में इंडिपेंडेंट पार्ट लेना और एक्सेप्ट होना मुश्किल बना देती हैं। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज अकेली या मिलकर भी हो सकती है, और ये इसमें क्या क्या शामिल होता है? नंबर 1 पे है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, नंबर 2 पे है सेंसरी रिलेटेड डिसेबिलिटीज़, मतलब कि जैसे कि सुनाई ना देना, नज़र ना आना, तो ये सेंसरी रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ है। कम्युनिकेशंस एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ और फिजिकल डिसेबिलिटीज़। ओके, तो मज़ीद आपको बताया गया है साउथ एशियन कल्चर्स के हवाले से कि अगर किस ये ऊपर वाली जो डिसेबिलिटीज़ अगर किसी इंसान के अंदर शामिल हो जाए तो क्या होता है, फिर क्या उस माशरे में उस इंसान को लेकर, उस फैमिली को लेकर क्या फेस करना पड़ता है। तो आपको इसमें इस वाले पैराग्राफ में ओवरऑल बताया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साउथ एशियन से कल्चर्स में ना, जैसे कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में एक लड़की से उम्मीद की जाती है कि वो ना अपनी माँ जैसी हो और एक लड़का अपने बाप जैसा हो। अगर ऐसा नहीं होता तो इसे ना नेचुरल ऑर्डर में ना डिस्टरबेंस समझा जाता है। ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ में ना एक फैमिली ये सोचती है कि इनका बच्चा जो डिसेबिलिटी का शिकार हो गया है वो वो दिजिन मतलब कि स्पिरिट से पूरी तरह से ना बदल गया है, अपनी रूह से हट गया है, या वो ना चेंजलिंग चेंजलिंग है, मतलब कि अब वो चैलेंजिंग पेरेंट्स के लिए भी है और माशरे के लिए भी है। जो डिसेबल का शिकार हो गया है बच्चा, या पैदा ही डिसेबल हुआ है, तो पेरेंट्स को ना इस स्टिग्मा की वजह से ना अपनी कम्युनिटी से अलग महसूस होता है जब इनके पास ना डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ वाला बच्चा जो है वो होता है। ठीक है, तो पेरेंट्स जो है वो कम्युनिटी से भी अलग महसूस करते हैं और वो बच्चा भी अलग ही महसूस कराता है। तो ये स्टिग्मा एक किस्म का पेरेंट्स आमतौर पर ना फेस करते हैं। इंडियन कल्चर्स में ना डिसेबिलिटीज़ के ना कई रीजंस दिए जाती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान ना दवाइयाँ लेना, या बीमारी, कंsanguinity मतलब कि रिश्तेदारी, माँ का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, या बच्चे की स्टिमुलेशंस का ना होना, तो ये रीजंस जो है वो डिफाइन कर दी जाती हैं। मॉड्यूल 143 प्रेवलेंस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया के नाम से है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि शिज़ोफ्रेनिया जो कि ना सोच, परसेप्शंस और इमोशन में शिद्दत से डिस्टॉर्शंस जो है होता है, मतलब कि शिज़ोफ्रेनिया की जो है ना वो आपको प्रेवलेंस बताई गई है, किस तरह से शुरू होता है शिज़ोफ्रेनिया। तो इसमें ओवरऑल आपको बहुत अच्छे से बताया गया इस मॉड्यूल नंबर 143 में शिज़ोफ्रेनिया को लेकर, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। जैसा कि शिज़ोफ्रेनिया के बारे में बता रहा था, तो शिज़ोफ्रेनिया जो कि ना सोच, परसेप्शंस और इमोशंस में शिद्दत से डिस्टॉर्शंस जो होता है ना,
इसका नाम शिज़ोफ्रेनिया होता है। पाकिस्तान में भी काफ़ी ना कॉमन है अपने तमाम ड्रामेटिक सिम्टम्स के साथ, और ये कंडीशन से तकरीबन 1.5% लोगों को अफेक्ट करती है। शिज़ोफ्रेनिया का आगाज़ आमतौर पर ना 20 से 40 साल की स्टेज में होता है, मतलब कि 20 से 40 साल के दरमियान जो स्टेजेस होती हैं इनमें शिज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। ओके, शिज़ोफ्रेनिया का सबसे कॉमन फॉर्म पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया है, जिसमें ना दूसरी 3 फॉर्म्स भी शामिल हैं। अब शिज़ोफ्रेनिया की सबसे कॉमन फॉर्म कौन कौन सी है? पैरानॉइड है। ओके, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और रियल लाइफ में, आपकी कैरियर लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें ना जैसे कि बता रहा था कि शिज़ोफ्रेनिया की पैरानॉइड जो कॉमन है फॉर्म, और इसमें ना 3 किस्म की फॉर्म्स जो है वो शामिल हैं। इसमें पहली जो फॉर्म का नाम है वो कैटाटोनिक है, और दूसरी फॉर्म का नाम है हैबीफेरेनिक है, और तीसरी फॉर्म का नाम है अनडिफरेंशिएटेड है। ओके, मज़ीद आपको सेकंड ओवरऑल पैराग्राफ में बताया गया कि शिज़ोफ्रेनिया की प्रेवलेंस कई फैक्टर्स पर ना डिपेंड करती है, जैसे कि ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी और इसका रिस्पॉन्सेस। और शिज़ोफ्रेनिया की ना प्रेवलेंस को कई सोर्सेज से कैलकुलेट किया जा सकता है, केस रजिस्टर्स या फील्ड सर्वे से। फील्ड सर्वे ज़्यादातर ना पीरियड प्रेवलेंस को ना एस्टिमेट करती है, जबकि ना केस रजिस्टर्स पॉइंट प्रेवलेंस को ना एक्यूरेटली एस्टिमेट करते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए, फील्ड सर्वे ज़्यादातर पीरियड प्रेवलेंस को एस्टिमेट करती है, जबकि केस रजिस्टर्स पॉइंट प्रेवलेंस को ना एक्यूरेट एस्टिमेट करती है। और ये दोनों का डिफरेंस जो है ना, फील्ड सर्वे और साथ में जो है वो केस रजिस्टर्स, ठीक है ना, इनका डिफरेंशिएट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे कैरियर लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। पॉपुलेशंस का ना डोमिनेटर्स छोटा या बड़ा भी हो सकता है, जब जो भी डिफाइंड हो। ओके, जो भी डिफाइंड हो। फैक्ट अबाउट शिज़ोफ्रेनिया इन पाकिस्तान, इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि मतलब कि कौन से हकाइक हैं शिज़ोफ्रेनिया के पाकिस्तान को लेकर या पाकिस्तान में। तो नंबर 1 जो फैक्ट बताया गया है वो ये है कि शिज़ोफ्रेनिया के साथ लगे हुए ना स्टिग्मास, जैसे कि रिजेक्शंस, ह्यूमिलिएशंस, आइसोलेशंस और जनरेशनल ट्रांसमिशंस लोगों को ना साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से रोक लेते हैं। ओके, तो ये फैक्ट है पाकिस्तान में शिज़ोफ्रेनिया को लेकर। नंबर 2 पे जो है वो पॉइंट ये है कि बरादरी सिस्टम्स की वजह से एंडोगैमस मैरिजेस, जैसे कि फैमिली के अंदर जो है शादी होती हैं, कॉमन होती हैं। कुछ फैमिलीज़ में अपने फर्स्ट कज़न को शादी के लिए प्रेफर जो है वो किया जाता है। अगर पहला नहीं कज़न अवेलेबल होता तो दूसरे कज़न को देखा जाता है। ऐसी प्रैक्टिस जो है वो बायोलॉजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स का रिस्क जो है वो बढ़ा देती है। ओके, थर्ड जो फैक्ट है वो ये कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मीडिया के ज़रिए ना इंटर मैरिजेस के बुरे असरात को ना बारे में ना लोगों को एजुकेट कर रही है। लोग इस बात को ना समझने लग गए हैं, लेकिन ना फिर भी मेजॉरिटी ये प्रैक्टिसेस प्रेफर करती है। फोर्थ पॉइंट पे आपको बताया गया कि इन्वेस्टिगेटर्स ने ये भी फाइंड किया कि सेक्सुअल अब्यूज़ भी ना शिज़ोफ्रेनिया का सबब बन सकता है, ख़ासतौर पर औरतों में। ओके, और लास्ट में आपको फाउंटेन हाउस के बारे में बताया गया है कि जो कि एक बहुत बड़ा अदारा है फाउंटेन हाउस लाहौर में, और इसमें शिज़ोफ्रेनिया की जो केसेस हैं वो डील किए जाते हैं फाउंटेन हाउस लाहौर में। और इसमें बताया गया कि पाकिस्तान में ना शिज़ोफ्रेनिया के लिए डेडिकेटेड सर्विसेज जो है वो फाउंटेन हाउस देता है, और यहाँ पे ना बहुत सारी शिज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट भी होता है और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी दी जाती हैं, ताकि ना शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं रिकवरी के बाद सोसाइटी में दोबारा इंटीग्रेट हो सके, मतलब दाखिल हो सके। कुछ कॉमन थेरेपीज जो दी जाती है यहाँ फाउंटेन हाउस लाहौर में शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को, इनमें शामिल है नंबर 1 पे आर्ट एंड म्यूज़िक थेरेपी, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, टोकन इकोनॉमी, सोशल स्किल से ट्रेनिंग और ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को। वाई कैन नॉट दे रिकवर, ये रिकवर क्यों नहीं होते शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स? तो इसमें ना आपको बताया गया है कि 1957 में ना कार्ल मिनिंगर ने लिखा था। अब क्या लिखा था, इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन लिखी थी शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को लेकर।
अब इस डेफिनेशंस को मैं हूबहू इसी तरह इंग्लिश में पढ़ूंगा, बाद में इसका मतलब मैं समझाऊंगा। इसमें बताया गया कि द साइकोथेरेपी ऑफ शिजोफ्रेनिया इज इन माई ओपिनियंस एज मच इन द माइंड्स ऑफ द ऑब्जर्वर्स एज इन द माइंड ऑफ द पेशेंट। वी मस्ट चेंज बिफोर ही कैन चेंज। He has long been incurable because we have been hopeless। मतलब ये कि साइकोथेरेपी शिजोफ्रेनिया के लिए मेरे नज़रों में, मेरे ख्याल में, ये माइंड के लिए सबसे पहले ये है कि हम ऑब्जर्व करें कि माइंड, एक पेशेंट के माइंड में क्या है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वी मस्ट चेंज बिफोर, कि हम पहले चेंज करें उसको, उसका माइंड चेंज होने से पहले, ठीक है ना। और शिज़ोफ्रेनिया का माइंड जो है, वो पेशेंट्स को जो माइंड है वो बहुत जल्दी भी चेंज हो जाता है समटाइम। तो हमें ना सबसे पहले चेंज होने से पहले उसका जो है ना माइंड जो है वो चेंज करना चाहिए। और वो किस तरह से इनक्योरेबल हो सकता है ये भी देखना चाहिए। और किस तरह से वो होपलेस हो सकता है शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट, ये भी देखना चाहिए। मज़ीद आपको सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया कि एक थेरेपिस्ट ने कहा था कि साइकोथेरेपी एक ट्रीटमेंट टूल है, और मैंने 48 साल तक इसको ना प्रैक्टिस किया था और काफ़ी सक्सेस मिली थी, कामयाबी जो थी वो मिली थी। जो पेशेंट्स मैंने ट्रीट किए थे, इनमें से ना हर कोई ना रिकवर नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी रिकवरी हुई है। और मुझे लगता है कि अगर एटमॉस्फेयर ज़्यादा होपफुल होता है ना और कम्युनिटी रिसोर्सेज बेहतर होते हैं तो और भी लोग ना रिकवरी कर सकते हैं। मॉड्यूल 144 काउंसलिंग अक्रॉस कल्चर्स के नाम से है, और ये जो है आपको बताया गया है मॉड्यूल 144 काउंसलिंग अक्रॉस कल्चर्स में कि आपने जैसे कि मॉड्यूल 138 भी पढ़ा है और मॉड्यूल 139 भी पढ़ा है। तो इसका थोड़ा सा ना आपस में कम्बिनेशंस आपको मॉड्यूल 144 में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि कल्चर एक ना कम्प्लेक्स चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी के बहुत से हिस्सों को असर जो है वो डालती है कल्चर, और काउंसलिंग भी इससे ना मुतासर होती है। लोग ना मुख्तलिफ कल्चर्स ग्रुप्स में ना रहते हैं और इनकी काउंसलिंग की ज़रूरत भी ना अलग अलग होती है। जैसे कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएँ, ईस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएँ, नॉर्थन कंट्रीज़ में चले जाएँ, ठीक है। तो हर एक कल्चर्स का ना एक अपना जो है डेकोरम होता है, और उस डेकोरम के मद्देनज़र रखते हुए हर एक कल्चर्स के बना पर आप उसकी काउंसलिंग भी उस हिसाब से करेंगे। अब डिवोर्स का इशू आ गया है, सपोज अगर मुस्लिम कंट्रीज़ में डिवोर्स को बुरा माना जाता है और ईसाई कंट्रीज़ में भी डिवोर्स को बुरा माना जाता है। अब आप काउंसलिंग में डिवोर्स को एक अच्छा स्कोप दे रहे हो, तो वो ये जो है ना वो फिर आपकी काउंसलिंग नहीं चलेगी इस तरह से। है, जैसे कि मैं बता रहा था कि लोग मुख्तलिफ ना कल्चर्स में रहते हैं और इनकी काउंसलिंग की ज़रूरत भी ना अलग होती है। काउंसलिंग का मतलब ये काउंसलिंग का मतलब यहाँ एक ना ऐसी इंटरपर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जिसमें ना दो या ज़्यादा लोग होते हैं, जिसमें एक को दूसरे की मदद करने का एहसास होता है। काउंसलर का मकसद होता है कि क्लाइंट की ना मदद करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में ना ऐसे रिलेशनशिप इन्वायरमेंट्स या कंडीशन से ना कॉपी कर सके जो इनके वेलबींग को मुश्किल बना देती है। द काउंसलिंग एंटरप्राइजेस मतलब ये कि अब काउंसलिंग का जो कारोबार है, या जो हम एज अ साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग भी देते हैं, साइकोथेरेपी भी देते हैं, तो एक काउंसलिंग किस तरह से अपनी मार्केटिंग कर सकता है, कारोबार का आगाज़ कर सकता है, इसमें आपको बताया गया है ओवरऑल। तो जबकि काउंसलिंग एक ना होलिस्टिक प्रोसेस है। होलिस्टिक मतलब ये कि इबादत वाला प्रोसेस है अगर इसको देखा जाए तो। और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काउंसलिंग देते थे, सहाबा को भी सिखाया था कि किस तरह से हमने काउंसलिंग करनी है, और इसी तरह साइकोथेरेपी भी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, ठीक है। तो जबकि काउंसलिंग एक होलिस्टिक प्रोसेस है, इसको ना कल्चरल एनालिसिस के लिए ना कुछ हिस्सों में ना तकसीम किया गया है। नंबर 1 पे कि काउंसलर का ना पर्सोना, और नंबर 2 पे है रिलेशनशिप, नंबर 3 पे डायग्नोसिस, नंबर 4 पे ट्रीटमेंट, और नंबर 5 पे है इंटरवेंशंस, और नंबर 6 पे है फॉलो अप, और नंबर 7 पे है सर्विसेज के लिए पैसा देना। ओके। और मज़ीद आपको बताया गया कि द काउंसलर्स एज अ पर्सन मतलब ये कि एक काउंसलर की हैसियत से एक शख्स क्या करता है। मतलब कि अगर मैं एक काउंसलर हूँ और एक एज अ काउंसलर के मतलब कि मैं एक शख्स हूँ एज अ काउंसलर के तौर पर, तो फिर मेरा जो है वो क्या काम होगा।
अच्छा, इसमें बताया गया कि जिस कल्चर्स में ना काउंसलिंग हो रही होती है ना, वो तय करता है कि मदद करने वाला कौन है। ठीक है। एबल मैट्रिक्स और रोल ने 1988 में ये कहा था। और ऐसी सोसाइटीज़ में ना जहाँ अथॉरिटी और विजडम्स और लोगों को दी जाती है जो कम्युनिटी के ओल्डेस्ट मेंबर्स होते हैं, इनमें ना अक्सर एडवाइस के लिए ना बुलाया जाता है। ओके। और मज़ीद आपको सेकंड पैराग्राफ में बताया गया कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में काउंसलर कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, किसी भी उम्र का, जो स्टेट या किसी और जुरिस्डिक्शन से एकेडमिक प्रेपरेशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हो। और वॉन्ट्रेस ने ये 2001 में कहा था। अच्छा, मैं औरतों के हवाले से कह दूं कि काउंसलिंग जो करती है ना, ऑलमोस्ट मतलब कि फैमिली कन्फ्लिक्शंस को लेकर, जो जिनका एक किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो फैमिली के केसेस कम लें। ऑलमोस्ट 50 टू अबव जो केसेस एज की होती है ना औरतें, वो ले सकती हैं, क्योंकि कुरान में ना बाकायदा रहनुमाई की है कि अगर एक डिवोर्स का इशू आ गया है मर्द और औरत का, तो मर्दों में से, मतलब कि मर्दों में से एक बर्गजीदा मर्द वो आए, और औरत में से, मतलब कि जो बीवी है मतलब कि मर्द की, उसकी घर वालों में से जो है ना वो आए, बर्गजीदा बुजुर्ग। ठीक है। 50 साल उसकी एज अबव हो, तो दोनों आपस में जो मामला तय करें सुलह सफाई के। और अगर ऐसा ना हो इन केस, तो फिर बरगज़ीदा ख़वातीन या ख़ातून को कहा गया है कि वो भी आ सकती है। ठीक है। जो वेल एजड है। और हम क्या होते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में उतना एक्सपीरियंस नहीं गेन किया होता, जिसकी वजह से हमारी काउंसलिंग काम नहीं करती, क्योंकि हमने ये नहीं समझा होता कि माशरे में क्या कुछ चल रहा है, कि फैमिली के अंदर क्या कुछ चल रहा होता है। एक जब बुजुर्ग बंदा होता है ना, वो दोनों तरह से हालातों को ऑब्जर्व करता है, वो अपनी सोच नहीं चला रहा होता, वो उस माशरे में उसने एक एक्सपीरियंस गेन किया होता है, महसूस किया होता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से जो है ना वो बता रहा होता है। और यही मुझे कुरान की बात पसंद है, क्योंकि कुरान जो है वो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शंस की बेसिस पे बात कर रहा होता है। और यही वजह है कि कुरान जैसी कोई आयत नहीं आ सकती, कोई जैसी कुरान जैसा कोई काउंसलर, अल्लाह जैसा बेहतरीन काउंसलर पूरी कायनात में नहीं है। और इसी तरह जिस पे उतारा गया है कुरान, उस जैसा कोई शख्सियत इस पूरी कायनात में नहीं है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपेटिक प्रोफेशंस में ना शामिल होना और इंडिविजुअल्स की एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो ज़रूरी एकेडमिक प्रोफेशंस और लाइसेंस हासिल कर सके। और द काउंसलिंग के रिलेशनशिप में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि काउंसलिंग एक ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है जो काफ़ी सोशल इनकाउंटर से मिलती जुलती है, लेकिन कुछ अहम डिफरेंसेस भी हैं। और पहला जो डिफरेंस है वो ये कि पहली बात ये कि अक्सर ना साइकोथेरेपेटिक होती है हेल्प सीकर के लिए। दूसरी बात ये, इसमें ना इन्वॉल्व्ड लोग रिलेटिव स्ट्रेंजर्स होते हैं। तीसरी बात, इसमें ना कुछ सोशल रूल्स और एथिकल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जो इंटरेक्शंस को रेगुलेट करते हैं। और चौथी बात ये कि ना इकोनॉमिक एंटरप्राइज है ये जो काउंसलिंग है। और क्लाइंट से ना एक्सपेक्टेड होता है कि वो ना सर्विसेज के लिए ना पैसा दे, चाहे वो काउंसलिंग का इमीडिएट बेनिफिट्स अनसर्टन हो। ओके। डायग्नोसिस में आपको बताया गया कि डायग्नोसिस का मतलब है कि उस प्रॉब्लम्स का पता लगाना जो क्लाइंट लेकर आया है काउंसलर के पास। और आपको ये डायग्नोस करना जो है वो जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी तो तब आपको पता चलेगा कि कौन सा पेशेंट आता है, और किस तरह से वो आप उसको काउंसलिंग करेंगे, किस तरह से आप उसको थेरेपी भी देंगे डायग्नोस करने के बाद। अभी आपको जस्ट ये डाटा सिस्टम जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। डायग्नोस में ये होता है, डायग्नोस में ये होता है। प्रैक्टिकल आपको PSY I-619 कोर्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें आपने जस्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। ओके। जैसा कि मैं डायग्नोसिस के बारे में बता रहा था, तो इसमें क्या होता है कि रिपोर्टेड और ऑब्जर्व्ड सिम्टम्स का एनालाइज करते हैं। डायग्नोसिस से काउंसलिंग का पहला स्टेप होता है, और काउंसलर को ना क्लाइंट का बिहेवियर्स जो है वो जज करना पड़ता है, और इन्हें ना डिसाइड भी करना पड़ता है, मतलब कि काउंसलर को डिसाइड भी करना पड़ता है कि क्लाइंट का बिहेवियर्स
कल्चर के नॉर्म से कितना डिफरेंट है। अब ये भी देखना पड़ता है, ये बहुत क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि एक क्लाइंट का बिहेवियर देखना कि कल्चर से कितना डिफरेंट है। क्रॉस कल्चरल काउंसलिंग में ना ये मुश्किल होता है, क्योंकि ना साइकोलॉजिकल जजमेंट हमेशा ना थेरेपिस्ट के लिए ना नेटिव कल्चर्स वैल्यूज से मुतासर होती है, जबकि जबकि काउंसलर्स अपनी ना कल्चरल बैकग्राउंड्स के स्टैंडर्ड्स को ना कल्चरली डिफरेंट डिफरेंट से क्लाइंट्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो प्रॉब्लम्स का सामना होना जो है वो होता है। और ये वॉन्टर्स एंड ऐप ने ना 2000 में कहा था। मज़ीद आपको बताया गया है DSM-5 TR का क्राइटेरिया, और इसमें बताया गया कि काउंसलर और थेरेपिस्ट का मेन जो टूल है वो डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है। मतलब ये कि DSM-5 है। इसमें 4th एडिशंस का जिक्र किया गया, एक्चुअल में ना DSM-5 है, ठीक है ना, जो रियल अब एक्सेप्टेबल है। और पुराना जो है वो एडिशंस कम एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आए दिन जो है वो सिम्टम्स समटाइम चेंज होते हैं। जो सिम्टम्स जिन डिसऑर्डर्स में सिम्टम्स चेंजिंग आती है ना, वो DSM-5 TR के अंदर शामिल कर दिए जाते हैं। लेकिन जो डिसऑर्डर आइडेंटिफाइड हो गए हैं वो DSM-5 के अंदर है। TR मतलब ये कि टेक्स्ट रिव्यू सिम्टम्स का। ओके, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए DSM-5 एंड DSM-5 TR का। और इसलिए जो ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट है वो DSM-5 TR का जो है वो क्राइटेरिया के मुताबिक ही डायग्नोस करते हैं, क्योंकि सिम्टम्स जो है वो चेंज हो सकते हैं या मज़ीद शामिल हो सकते हैं किसी भी डिसऑर्डर्स को लेकर। जैसे कि मैं बता रहा था कि काउंसलर्स और थेरेपिस्ट का मेन जो टूल है वो डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर DSM-5 है। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने इसको ना 1994 में जो था वो डेवलप किया था। और इस मैनुअल के राइटर्स का जो कहना है, मतलब कि जो जिन्होंने DSM-5 TR लिखी है या DSM-5 लिखा है या DSM-4 लिखा है, DSM इसके राइटर्स का कहना है कि DSM का ना इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस बहुत वाइड है। और ये APA का जो स्टैंडर्ड जो था वो 1994 के पेज नंबर 55 1054 मतलब कि 1054 पेज के अंदर शामिल है। लेकिन वो ये भी काशन करते हैं कि ना जो क्लिनिशियन से किसी इंडिविजुअल्स के कल्चरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अनफेमिलियर है ना, वो उन बिहेवियर्स को ना बिलीव्स या एक्सपीरियंसेस को जो उस कल्चर्स का हिस्सा है साइकोपैथोलॉजी समझ सकते हैं। और ये APA 1994 में 1000 जो था वो 14 पेज में शामिल है। इस एडवाइस के बावजूद ना कम काउंसलर्स ना अपने डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को ना कल्चरल डिफरेंसेस के लिए ना मॉडिफाइड करते हैं। मैनेज्ड हेल्थ केयर कंपनीज के गाइडलाइंस में ना इसी वजह से ना काउंसलर्स को ना अपने यूजुअल डायग्नोस्टिक मेथड्स से ना डेविएट करने नहीं देती। ओके, ट्रीटमेंट प्लान में आपको बताया गया कि डायग्नोस करने के बाद ना काउंसलर्स को ना क्लाइंट्स के प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स के लिए ना एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ता है। और इसमें बताना होता है कि क्या करना है, क्यों करना है और कौन करेगा, इंटरवेंशंस की ड्यूरेशंस कितनी होगी और इसका एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे। ऐसे प्लान को लिखना तभी मुमकिन है जब काउंसलर अपने क्लाइंट्स के ना कल्चरल के बारे में अच्छी तरह से ना जानता हो। हर कल्चर में लिविंग प्रॉब्लम्स के बारे में ना अलग आइडियाज़ होते हैं, रेमेडी भी अलग होती है। इसकी वजह से ना किस से कंसल्ट करना है और कितनी देर तक कंसल्टेशंस करनी है, ये सब कल्चरल स्पेसिफिक होता है। ओके, काउंसलर को ना ये नहीं समझना चाहिए कि एक मोरोक्कन क्लाइंट के लिए ट्रीटमेंट प्लान लिखना बिल्कुल वैसा ही है हो सकता है जैसे कि अमेरिकन क्लाइंट के लिए। एक रियलिस्टिक ट्रीटमेंट प्लान कुछ चीज़ें पर ना डिपेंड होता है। नंबर 1 पे जो है वो काउंसलर का नॉलेज के इनके क्लाइंट के कल्चर में जनरली किया जाता है जब ये प्रॉब्लम प्रेजेंट होती है। और नंबर 2 पे के काउंसलर को ना अपने कल्चर में ना किस तरह का ट्रीटमेंट होता है इस प्रॉब्लम के लिए ना इसके बारे में ना समझना ज़रूरी होता है। नंबर 3 पे के काउंसलर को ये समझना भी ज़रूरी होता है कि क्लाइंट्स किस हद तक ना अपने होस्ट कल्चर्स के साथ आको कल्चरलिटेड है। अगर क्लाइंट अच्छी तरह से आको कल्चरलिटेड है तो ना काउंसलर अपनी यूजुअल ट्रीटमेंट प्लान को ना अडॉप्ट कर सकता है। अब आको कल्चरेशंस और कल्चरेशंस
ठीक है ना, ये आपको डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए। पिछले जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने आक्वाकल्चर को लेकर डिटेल से डिस्कस किया था। और लास्ट में जो पॉइंट है, लास्ट जो फैक्टर्स है वो ये कि क्लाइंट की ना विलिंगनेस को वो प्रपोज्ड रेमेडी में ना पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, इस हवाले से इंटरवेंशंस में आपको बताया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में भी, जैसे कि ट्रीटमेंट एंड प्लान जो हमने ऊपर पढ़ा था डायग्नोस के बाद, अब इंटरवेंशंस भी होती है। इंटरवेंशंस का मतलब है कि क्लाइंट्स को ना इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, एडजस्ट करने या नेगोशिएट करने में मदद देना, ताकि ये प्रोसेस से थेरेपेटिक हो। काउंसलर को ना 4 चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है इंटरवेंशंस के दौरान। नंबर 1 पे पहली जो बात ये कि इन्हें ना क्लाइंट के जनरल कल्चर्स को ना समझना होता है, और ये नॉलेज इन्हें ना क्लाइंट की पर्सनैलिटी का एक प्रीलिमिनरी परसेप्शंस देती है। नंबर 2 पे के दूसरी बात ये कि काउंसलर को ना होस्ट कल्चर्स को समझना पड़ता है, जिसमें ना इनके कल्चरली डिफरेंट क्लाइंट्स रहते हैं, और ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ना क्रॉस कल्चरल काउंसलर को ना कल्चरल क्लैशेस का इम्पेक्ट जो है वो समझना पड़ता है। नंबर 3 पे जो तीसरी जो बात है वो ये कि काउंसलर को ना अपने क्लाइंट की ना पर्सनैलिटी को समझना पड़ता है। क्लाइंट का पर्सनैलिटी इनके कल्चरल बैकग्राउंड का ना रिफ्लेक्शंस होता है, लेकिन ये जेनेटिक और रेशियल एथनिक सोशलाइजेशंस का भी प्रोडक्ट होता है। नंबर 4 पे के चौथी बात ये कि काउंसलर को ना अपनी सोशलाइजेशन को ना समझना पड़ता है, जिससे वो जो है वो बना है। अगर वो अपनी सोशलाइजेशंस को समझ नहीं पाता तो ना वो बाइस्ड हो सकता है और एंटी थेरेपेटिक भी हो सकता है। फॉलो अप में आपको बताया गया है कि फॉलो अप का मतलब है कि काउंसलर अपने ना क्लाइंट्स के साथ अपना काम रिव्यू करता है, और ये क्रॉस कल्चरल काउंसलिंग में बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 2 पे आपको बताया गया है पैराग्राफ में कि काउंसलर्स को ना बहुत कुछ अपने क्लाइंट्स के ना नेटिव कल्चर्स, होस्ट कल्चर्स और दोनों कल्चर्स के इंट्रैक्शंस के बारे में ना समझना पड़ता है, और इन्हें ये भी जानना ज़रूरी है कि जो प्रॉब्लम्स प्रेजेंट हुई थी वो क्लाइंट के न्यू इन्वायरमेंट्स में आने से पहले थी या वो न्यू कल्चर्स के साथ एडजस्ट करते वक्त डेवलप हुई थी। फॉलोअप काउंसलर्स को ना कंटिन्यूस इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि हर क्लाइंट और हर प्रॉब्लम काउंसलर के लिए ना एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ताकि वो कल्चरली डिफरेंट क्लाइंट्स की मदद करने के बेहतर तरीके सीख सके। और ये एडवाइस की जाती है कि काउंसलर्स अपने ना काउंसलिंग सेशंस को ना ऑडियो या वीडियो टैप करे। अच्छा, इसमें बताया गया कि काउंसलर्स जो है अपने काउंसलिंग सेशंस को ऑडियो और वीडियो टैप करें। ये एक्चुअल में ये तब ही मुमकिन है जब अगर क्लाइंट इजाज़त दे, वरना आप उसकी बगैर इजाज़त के आप वीडियो टैब और ऑडियो टैब नहीं कर सकते जब तक क्लाइंट की रजामंदी ना हो, और ये ऑफिशियल एथिकल इश्यूज क्रिएट कर सकता है अगर आप क्लाइंट की रजामंदी के बरक्स और अगर ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करें। ओके, अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये एडवाइस किया जाता है कि काउंसलर्स को ना अपने काउंसलिंग सेशंस के ऑडियो या वीडियो टैप करें, और दिन के एंड पर ना इन्हें खुद से या किसी कुलीग के साथ, साथी के साथ जो है ना वो काउंसलर सुने, ताकि वो अपने काम को ना, मतलब कि जो काउंसलर है अपने काम को ना बेहतरीन तरीके से समझ सके, और कर इंटरवेंशंस भी अच्छे तरीके से कर सके, ट्रीटमेंट भी अच्छे से कर सके, डायग्नोसिस भी अच्छे तरीके से कर सके। तो ये ऑडियो वीडियो टैब इस मकसद के लिए भी काउंसलर्स अक्सर करते हैं। ओवरऑल ये था आपके लेसन नंबर 36। कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। अब मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि क्या क्या आप स्टूडेंट्स से पूछा जा सकता है और क्या क्या तुक्के लग सकते हैं। तो इसमें इन द स्टार्टिंग आप जो डेफिनेशंस थी स्पिरिचुअलिटी को लेकर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको 1 मिनट मैं ज़रा स्टार्ट पे ले आऊँ। हाँ, ओके, आगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये है कि कौन सी जो है वो ममालिक जो है रिजेक्ट करते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर। तो इसमें यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड, कनाडा, रशिया और ये फ्रांस शामिल हैं। ओके, और वेस्टर्न कल्चर्स में किस तरह से देखा जाता है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पिरिचुअलिटी की भी जो डेफिनेशंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, एशियन कंट्रीज़ आ जाती हैं, पाकिस्तान है और चाइनीज़ है, जापानीज़ हैं,
इसके अलावा जो है वो सऊदी अरेबिया है और इंडिया है और इंडोनेशिया, इनमें ना स्पिरिचुअलिटी की जो है ना एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि कल्चर ऐसा डेवलप हो चुका हुआ है। जबकि यूनाइटेड स्टेट, इंग्लैंड, कनाडा, रशिया और फ्रांस में ना कल्चर जो है वो इतना एडवांस्ड, मतलब कि नॉन ट्रेडिशनल है, जिसकी वजह से जो है वो एक्सेप्ट करना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल है। द साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो इसमें ना आपको बताया गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक अप्रोच है साइकोलॉजी जो फील्ड है, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि जो है वो स्पेकुलेशंस है, मतलब कि जो रिजेक्टिंग शेयर्ड स्पेकुलेशंस होती है पावर ऑफ द माइंड को लेकर, और साइकोलॉजिस्ट जो करंटली स्टडी कर रहे हैं और इनका जो मेथड है वो कंपैरेटिव एनालिसिस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सम जो पीपल जो जिनका बहुत ज़्यादा बिलीव होता है वो किस बात पे होता है, गॉड पे होता है, मतलब कि अल्लाह पे होता है, और रिलीजियस सर्विसेज जैसे कि मस्जिद जाना, चर्च जाना या सिनेगोगी करना। ओके, लाइफ एंड डेथ की बात की जाए तो इसमें आपसे इन द स्टार्टिंग सवाल किए गए थे और बाद में इन्हीं सवालों का जो जवाब था वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को लेकर आपको दे दिए गए थे। तो जिनमें यूनाइटेड स्टेट का स्टैंडर्ड था और ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जापानीज़ जो स्टैंडर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जापानीज़ का जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर जो स्टैंडर्ड है ये भी आपसे डिस्कस किया गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मॉड्यूल 144 ये तो बस जस्ट कैजुअल ही था। तो अब मॉड्यूल 142 की बात की जाए तो इसमें आपसे मतलब कि बताया गया है कि किस तरह से डिसेबिलिटीज़ जो होती है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ किस तरह से होती है, या और ये होना किस तरह से स्टिग्मा का एक चैलेंजिंग फेज़ होता है बरादरी के लिए या फैमिली सिस्टम्स के लिए पाकिस्तान में मोस्टली, ठीक है। और ये और इसके अलावा जो इंडियंस में किस तरह से जो है वो स्टिग्मा को ख़त्म किया जाता है, तो वो भी आपको बताया गया है। मॉड्यूल 143 जो है वो प्रेवलेंस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया के नाम से है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर शिज़ोफ्रेनिया की जो स्टेजेस है और रेशियो जो है वो डिस्कस की गई थी इस मॉड्यूल नंबर 143 के अंदर। और शिज़ोफ्रेनिया में जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन फॉर्म कौन सी यूज़ होती है, तो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया जो है कॉमन फॉर्म यूज़ होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फील्ड सर्वे किया है, और साथ में जो दूसरा जो सर्वे है रजिस्टर्ड सर्वे, वो उस ये जो है ना यहाँ रजिस्टर्ड फील्ड, तो ये इनका जो है कम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। शिज़ोफ्रेनिया के लेकर जो पाकिस्तान में किस किस्म के फैक्ट्स पाए जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे घुमा फिरा के ही पूछा जाएगा। फाउंटेन हाउस जो लाहौर में है, ये भी पूछा जा सकता है फाउंटेन हाउस कहाँ पे है, तो लाहौर में भी है। इसी तरह जो है रहीम यार ख़ान में एक मतलब कि वहाँ पे भी है, और आई थिंक इस्लामाबाद में भी इनकी फ्रेंचाइज होगी। तो अच्छा, ये शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स क्यों नहीं रिकवर होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो है ना साइकोथेरेपी, जो शिज़ोफ्रेनिया की जो साइकोथेरेपी है ये मेरी नज़र में ना, या मतलब कि जो कार्ल मिनिंगर ने जो 1957 में जो अपना नज़रिया पेश किया था, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन ये इसका एमसीक्यू उसके हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉड्यूल 144 काउंसलिंग अक्रॉस कल्चर्स के नाम से है, तो इसमें इतना इन द स्टार्टेड तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन काउंसलिंग एंटरप्राइजेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार तरह के पॉइंट है। और और जो काउंसलर एज अ पर्सन के तौर पर काम कर रहा होता है वो किस तरह से करता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और काउंसलिंग का रिलेशनशिप किस टाइप का होता है, तो ये इसमें ना डिफरेंस आपको ना मेथड बताएंगे, मतलब कि स्टेप्स बताएंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, और फिर एट द लास्ट जो है ना वो फोर्थ ही है। इसमें ये चार तरह के स्टेप्स हैं जब भी काउंसलिंग अपना रिलेशनशिप क्लाइंट से बनाने लगेगा। तो डायग्नोसिस भी होता है काउंसलिंग के दौरान, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान होता है, फिर इंटरवेंशंस होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कुछ इसमें से ना आपको घुमा फिरा के ही पूछा जाएगा। ओके, तो इसको ना आप अच्छे से अंडरस्टैंड समझ कर लीजिएगा। और एट द लास्ट जो है वो फॉलो अप बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको फॉलो अप की डेफिनेशन भी दी गई है, प्लस जो है ना वो फॉलो अप किस तरह से काम करता है वो भी बताया गया है।
और फॉलो अप क्यों ज़रूरी है ये भी बताया गया है। ठीक है, फॉलो अप जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कंटिन्यूस इन सर्विसेज ट्रेनिंग फॉर दी काउंसलर है। ठीक है, ये लास्ट लाइन में आपको बताया गया है, तो इसलिए जो है फॉलो अप ज़रूरी है। इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ, एग्जाम पढ़ी हुए से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये था आपका लेसन नंबर 34। इंशाल्लाह मिलते हैं, सॉरी, ये था आपका लेसन नंबर 36। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।